जी मित्रों, गुड आफ्टरनून। कल रात को मैंने आपके साथ एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इज़राइल ने इसके सीरिया के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसकी बॉम्बिंग की है। मेरे पास आज सवेरे के बाद में देर सवेरे में मैसेज आया है यूट्यूब का कि उस वीडियो को ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस बॉम्बिंग को दिखाया जाए। तो उस बॉम्बिंग का जो वीडियो था उसकी वजह से उसको ब्लॉक किया गया है। तो मैंने फिर उसको रीवर्क किया है उस वीडियो को, और उसमें से बॉम्बिंग वाले जो सीन्स थे उनको निकाल दिया है। उसके अलावा मैं नहीं चाहता था कि जो बाकी की डिटेल और बाकी की डिस्कशन हमने की है, या जो आपके साथ जो सेशन रहा है, उसको किसी तरह से कोई नुकसान पहुँचे, या वो लोगों तक ना पहुँचे, या कम लोगों तक पहुँचे, ऐसा मैं नहीं चाहता था। तो मैंने उस वीडियो को निकाल दिया है, जो ब्लास्ट वाला वीडियो था। 2 जगह पर हमने उसको रिपीट किया था, तो उस दोनों को जैसे मैंने उसको निकाल दिया है, और उसके बाद में इस वीडियो को मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट कि वो जो ब्लास्ट वाला सीन है उसको इग्नोर किया जा सके। तो आप इस वीडियो में पाएंगे कि वो बीच में कट लगा हुआ है जहाँ पर वो ब्लास्ट वाले वीडियोस थे, उनको निकाला गया है, और मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो अब विजिबल नहीं है, वो ब्लॉक हो गया है यूट्यूब की तरफ से। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम री अपलोडिंग दिस वीडियो। एंड ये मैसेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि दरअसल क्यों ऐसा किया जा रहा है, और चेंज कहाँ पर आया है, और उसका रीज़न क्या है। इतनी सी बात थी। तो अब आप एंजॉय कर सकते हैं उस पूरे वीडियो को एक बार फिर से। शुक्रिया आपका। जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को अभिवादन। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग करने का, बिकॉज़ चेस्ट कंजेशन हो रहा है, थोड़ी सी जुकाम खांसी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं मूड में नहीं था। लेकिन अभी आधे घंटे पहले खबर लगी कि इज़राइल ने बमबारी कर दी है प्रेसिडेंशियल पैलेस पर। इनिशियली मैंने सोचा था कि उसके आसपास होगी, फिर मैंने गौर किया कि वो दरअसल प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ही उन्होंने बमबारी कर दी है, सीरिया के। ये वही सीरियन प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहाँ पर कुछ महीने पहले अल असद रहा करते थे। आपको याद होगा, सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे। मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगा अपने कल वाले व्लॉग पर, जिसकी हम जहाँ पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि चीज़ें किस तरह एक एजेंडे के तहत चल रही हैं। आज मैं कुछ एक शॉर्ट्स भी डाले हैं आपको ये बताने के लिए कि जो डीप स्टेट होती है, जो एम्पायर होती है, उसके अपने डिज़ाइन होते हैं मित्रों। और अगर आपको याद हो, ये जो ड्रूज़ कम्युनिटी वाली बात आ रही है जिसके चलते इज़राइल ने आज बमबारी की है सीरियन पैलेस पे, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन असद की सरकार गिरी थी, उसके इमीडिएट बाद मैंने आपको बताया था कि उसी दिन, यानी कि असद की सरकार जिस दिन गिरी, एक तरफ ये अलकायदा का जो विंग है, एचडीएस, जो इसको बिठाया जा रहा था वहां पे सत्ता में अमेरिकियों की तरफ से। आई मीन सच तो यही है कि अमेरिका ने ही रिजीम चेंज किया था असद का, और उसकी उनकी जगह पर एचडीएस को लेकर आए थे। एचडीएस और कुछ नहीं है दोस्तों, ये अलकायदा बाय अनदर नेम है। अलकायदा बाय अनदर नेम। और सो मच सो एंड ये इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में शामिल थी, अमेरिकन की। आप जरा सोचें कि उसके बाद में अभी जब ये सऊदी अरब आए हमारे ट्रंप साहब, तो आप देखिए उनके साथ में सीरिया के इसी प्रेसिडेंट को, एचडीएस के हेड को, क्या नाम है, जमालू पता नहीं क्या, जमाल पता नहीं क्या नाम है, जो भी है, इसको बुलाकर यहाँ पर उसके साथ खड़ा किया गया, हाथ मिलाए गए, एज इफ कि वो एक फॉर्मली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो एक कंट्री का, ऐसे। और उसको बाकायदा एक हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया। सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस हटाने का हो गया। उसके ऊपर जो जो तमाम अलकायदा के जो ग्रुप्स, जो बैंड थे, वो सारों का नोटिफिकेशन होना शुरू हो गया अमेरिका से। क्यों? क्यों? मैंने आपको कल क्या कहा था? ये जो अलकायदा में के जो गैंग को सीरिया में बिठाया गया है, इनको तैयार किया जाएगा ईरान में लड़ने के लिए। मगर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इतनी सीधी-सीधी भी नहीं है। ये अमेरिका की चाहत हो सकती है, अमेरिका के डीप स्टेट का इरादा हो सकता है। इज़राइल, अब फिर मैंने आपसे कहा था,
आपको याद है मैं अपनी एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं बार-बार आपको याद दिला रहा हूँ, मैंने आपको कई बार कहा है, अमेरिका की अपनी कोई मिडल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। किसी भी स्टेज पर जो कुछ भी इज़राइल कर देगा, वही अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी बन जाएगी। और चाहे उससे पहले अमेरिका कुछ भी कहता रहा हो, वो अल्टीमेटली उसी बात को सपोर्ट करेगा, उसी बात को जस्टिफाई करेगा, जो इज़राइल वहाँ करेगा। दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा लगे, बुरा लगे, सच लगे, झूठ लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फैक्ट यही है, चीज़ें ऐसे ही होनी है। आप आपको लगेगा कि जैसे मैं यहाँ पे बायस्ड हो रहा हूँ, इज़राइल दोस्त मुल्क है, इसलिए मुझे उसके फ़ेवर में बोलना चाहिए। सवाल इसका है ही नहीं कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। मैं आपको सिर्फ़ फैक्ट्स बता रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स। दिस इज़ हाउ इट इज़। आपको मैंने उस दिन बताया था जब सीरिया की गवर्नमेंट गिरी, असद की गवर्नमेंट गिरी थी और एचडीएस को लाया गया था कि 12 के करीब 15 से 20 किलोमीटर जो ड्रूज़ कम्युनिटी का जो इलाका है, उसमें इज़राइल ऑलरेडी एंटर कर चुका है सीरिया के अंदर। इज़राइल से लगती हुई बॉर्डर है सीरिया की है, जहाँ पर ड्रूज़ कम्युनिटी रहती है। उन्होंने पहले ही दिन राइट ऑन डे 1 गोलान हाइट्स वगैरह सब पे पहुँच गए थे वो। हाउ डिड दैट हैपन? इट वाज़ ऑल अंडर अंडरस्टैंडिंग भैया, सबको मालूम था। और ये एचडीएस को चूँकि रूल करने के लिए एक इलाका मिल रहा था सीरिया जैसी चीज़ जगह का, दमिश्क का, दमिश्क में वो खुश थे। दमिश्क में खुश थे, उनको इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये आ गया, इनको बाद में देखेंगे। और अल्टीमेटली वो जो देखने वाली बात थी, देखिए, वो कहते हैं ना, वो चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से न जाए। ये कोशिश अफ़गानिस्तान में भी अमेरिकियों ने की थी। हम तालिबान को लाकर बिठा देंगे, उनको सिविलाइज़्ड बंदे बना देंगे। कहाँ कौन बंदे बनता है भाई? जिस आइडियोलॉजी से वो आ रहे हैं, उससे निकाल के तुम किसी को बंदा बना दोगे, खुदा बन गए हो तुम। मतलब हो क्या चीज़ अमरीकी भाइयों? अमरीकी आखिर क्या है अपने आप में? तो वो ना तालिबान को बंदा बना पाए और ना वो सीरिया में बैठे हुए अल-कायदा वालों को बंदा बना पाएँगे। वो जो अल-कायदा के लोग हैं, उनको अगर आपने सूट-बूट पहना के, टाई लगा के और यहाँ आके आप मिल लिए सऊदी अरब में, उससे आप वो कल के अल-कायदा वाले इंसान नहीं बन जाते। कोई इंसान नहीं बनता है। तो हो क्या रहा है? ड्रूज़ कम्युनिटी पर कहा जा रहा है कि ड्रूज़ कम्युनिटी पर अत्याचार हुआ है वहाँ सीरिया में, जिसके नतीजे में इज़राइल ने, और आज सवेरे से तमाशा वहाँ चल रहा था, फेंस जो है, जो जो सीरिया और इज़राइल की जो बॉर्डर बॉर्डर है, वहाँ पर आम जनता खड़ी होने लगी। अब देखें, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में वो साँस की आवाज़ आती है, वो चेस्ट कंजेशन हो रहा है। तो ये जो पब्लिक है इज़राइल की, और दोनों तरफ से जो पब्लिक है, ड्रूज़ वाले, वो सब के सब वहाँ बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे थे। जो डिस्प्लेज़र था वो एक्सप्रेस हो रहा था। इज़राइल ने धमकी दी थी कि भई अगर हमारी इस ड्रूज़ कम्युनिटी पर अत्याचार न रोके गए, तो ये जो जो ये एचडीएस की सरकार है, ये गिरने के लिए तैयार हो जाए। इसका जो ये हेड है, हमने जो बना हुआ है, ही इज़ गॉन, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। और एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। सुबह से बात हो रही थी, दोपहर को वार्निंग दी गई और शाम होते-होते इज़राइल एयर फ़ोर्स ने बॉम्बिंग कर दी। नो टाइम। डिसीज़न लेना क्या होता है भाई? कोई टाइम ही नहीं डिसीज़न लेने का। कहा गया है करो, नहीं कर रहे हो, ये लो, काम हो गया। आई मीन, डू यू थिंक नॉर्मल स्टेट्स क्या इसी तरह काम करते हैं? क्या नॉर्मल 2 स्टेट्स में अगर एक किसी को कोई बात कहे, तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि भैया 4-5 घंटे में आपने फैसला किया तो किया, नहीं किया तो हम आ गए। बट दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग। दैट्स एग्ज़ैक्टली हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो सच्चाई क्या है दोस्तों? मैं इनफैक्ट आपको दिखाना चाह रहा था कि ज़रा देखिए ये। जी, ये है वही एक विज़ुअल उसका जो जो मैं आपको दिखाया था। एक और विज़ुअल है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको अंदाज़ा हो कि कितनी भीषण बमबारी हुई है। मतलब इसमें बचने-बचाने का कोई चांस नहीं है, वहाँ क्या हुआ है मैं जानता नहीं। अभी तो खबरें बाहर आई नहीं है, जब मैं आपके साथ आ गया हूँ कि भई एग्ज़ैक्टली वहाँ क्या लॉस हुआ है, क्या नहीं, रिपोर्ट होगा। बट एक और भी। जी, तो ये है वो हालात जहाँ जो इस समय सीरिया में गुज़र रहे हैं। इन सब के बीच में आप अगर ये देखें कि इसमें सही और गलत की परिभाषा अगर आप ढूँढने बैठेंगे, तो आप फँस जाएँगे। बहुत सीधी-सी बात है। तो जिस तरह से वाशिंगटन ने, मैं कल भी जो आपको बात का ज़िक्र कर रहा था, एक बार फिर से मैं आपसे ब कह दूँ कि वाशिंगटन जिस बात की उम्मीद कर रहा था कि हम तालिबान को पावर में ले आएँगे अफ़गानिस्तान में, ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे, उनको सिविलाइज़ बना देंगे और फिर वो काउंटर टेररिज़्म में हमारे पार्टनर बन जाएँगे। हुँ? है ना? और इसी तरह से फिर वो इसी ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे अपना। और
जो अल-कायदा के लोगों को सोच रहे थे कि हम उनको हैबिलिटेट करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे सीरिया में और फिर उनको लड़वाएँगे। जाओ ईरान में मारो इनको, है ना? मगर इस बीच में ईरान सॉरी जो इज़राइल है, वो अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा है ईरान के खिलाफ और अपने अगेंस्ट जो टेररिज्म हो रहा है उसके उसके खिलाफ। तो उसमें उसको कोई इल्यूज़न नहीं है, उसके कोई लॉन्ग टर्म डिज़ाइन नहीं है भाई। उसका इरादा सिर्फ़ एक है, उसका इरादा क्या है? इज़राइल जो हमारा मित्र देश भी है, उसका इरादा सिर्फ़ एक है कि मेरे बॉर्डर पर मुझे इस तरह का कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए कि टेररिज्म हो रहा है। टेररिज्म नाम की चीज़ मेरे बॉर्डर पर नहीं होनी चाहिए और कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी करने वाला अगर हमारे बॉर्डर पे आता है या हमारे लोगों को परेशान कर रहा है, देन ही इज़ पनिशेबल। आगे ब्रैकेट में जो है वो बोलना नहीं चाहिए, बोलेगा पनिशेबल बाय डेथ वो ब्रैकेट में है। तो ये है। मामला बहुत सीधा-सा है दोस्तों। ये जो सीरियन रिजीम है, ये अपनी फ़ौज को जो भी इनकी जैसी भी फ़ौज है, उसको यूज़ कर रही है मर्डर करने के लिए ड्रूज़ कम्युनिटी का, जो इज़राइली कम्युनिटी है बेसिकली, ड्रूज़ कम्युनिटी इन सीरिया और और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है इस्लाम में। अब अल-कायदा से आप क्या उम्मीद करते हो भाई? अल-कायदा से आप क्या उम्मीद करते हो? वो यही तो करेंगे। भई बात ये है ही नहीं कि ग्रुप का नाम क्या है? तालिबान है, अल-कायदा है, इस्लामिक स्टेट है, क्या फ़र्क पड़ता है? सबका सब मैं आपसे इसलिए तो कहता हूँ, पीस हो नहीं सकती। ये सबका सब निकलता है, इसका फाउंटेन हेड सिर्फ़ एक है और वो है एक किताब। समझ रहे हैं? वो है एक किताब। वो सारे की सारी बातों के जस्टिफ़िकेशन वहीं से निकलते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, मैं जब कल कहीं एक जगह पढ़ रहा था अ, ओके मैं मुझे कल एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जब 1948 में 1948 में ये कबायली जो सो कॉल्ड कबायली यानी पाकिस्तान की फौज यू नो जिनके साथ में वो कहते हैं कि हम कबायली लेकर आए, माना जाता है कि वो बेसिकली फौजी ही थे इनके जो कबायलियों के कपड़े पहनकर आए थे। दैट्स व्हाट नजम सेठी सेज एक्चुअली। तो अब नजीम सेठी को क्या ज़रूरत है इस बारे में झूठ बोलने की। तो वो जनाब जब यहाँ आए थे, पुंछ का जो इलाका था, बारामूला का जो इलाका था, यहाँ पर जो लूट-पाट की गई थी, यहाँ से वो औरतों को लेकर गए थे, लड़कियों को लेकर गए थे और गेस व्हाट? ये कब की बात है? 1948 की। जानते हो? उनको बेचा गया था केपी में ले जाकर। जानते हैं क्या कीमत लगाई गई थी? लड़कियों की, औरतों की वहाँ पर 10-10 रुपए में बेचा गया था। यू नो जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं ना खून खौलता है, खून खौलता है। फिर लगता है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जिस जगह पर जिहाद, कुफ्र और ये इस जैसे जो लफ्ज़ मौजूद होंगे, जिहाद और काफ़िर जैसे, जिहाद, काफ़िर, कुफ्र ये लफ्ज़ जिस जगह आइडियोलॉजी में मौजूद हैं, वहाँ पीस कैसे हो सकती है? somebody has to tell me how can there be any kind of peace जहां पर ये लफ्ज मौजूद है कि ये लफ्ज पीस होने ही नहीं देंगे। वही तो हो रहा है। वो आ गए, अब आए तो उन्होंने कहा ये कौन? अच्छा, ये ड्रूज हैं। ये ड्रूज कौन होते हैं? ये ज्यू कम्युनिटी से में ओहो यानी कि नॉन मुस्लिम कन्वर्ट करो। क्यों? एजेंडा क्या है? किताब कहती है दुनिया में जब तक हर एक शख्स ये नहीं कहने लायक हो जाता है कि दुनिया में एक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है पैगंबर, तो भाई पैगंबर के अनुसार अल्लाह तो अल्लाह ही है कि जब तक अल्लाह ही एक मालिक है कहने वाला नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो एनी फॉर्म कोई सोफिस्टिकेटेड होगा, कोई एरिस्टोक्रेट होगा, तो कोई गन वाला होगा, तो कोई तालिबान वाला होगा, तो कोई गंडेरे वाला होगा। पर भाई मेरे कोई गंडासा लेकर आए, कोई लाठी लेकर आए, कोई कुछ लेकर आए। है बात सारी की सारी वही, लड़ाई वहीं की वहीं है। ये इट इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजीज़। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दैट्स यू कैन सी वही तो हो रहा है। ड्रूज़ कम्युनिटी जो इज़राइल बॉर्डर पर है, उसको वो कन्वर्ट करने चल दिए। क्या आई मीन व्हाट इज देयर सो अनएक्सपेक्टेड एनीवे आगे लीजिए आगे देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं भाई लोग। और इसमें इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं और इसको एक एक पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट वाइज क्या है? सीरिया में एथनिक क्लींजिंग चल रही है ड्रूज की। ये ड्रूज जो है वो कौन है?
इनको इनका जुड़ाव ज्यू कम्युनिटी से है और इज़राइल ने उनको वादा किया है मदद करने का, एक पॉइंट। नंबर 2, ड्रूज़ कम्युनिटी जो है, हुँ? उसने एक जो जो एक ऐसा एरिया जो बफर स्टेट है बेसिकली इज़राइल और सीरिया के बीच में जो 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 कि उसको उन्होंने घेरा हुआ है, वहीं पे वो रह रहे हैं, हुँ? और इससे क्या पता लगता है कि ये जो बफर स्टेट है, ये बचा रहे, ये इज़राइल के लिए ज़रूरी है, वरना फिर वही बॉर्डर बॉर्डर क्लैश सीरिया के साथ में, वो शुरू होने का खतरा है। तीसरा, सीरियन गवर्नमेंट जो है, उसने अपना जो कैंपेन है मास मर्डर का इन ड्रूज़ कम्युनिटी का, वो खत्म नहीं किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इज़राइल ने सीरिया को ये कहा है कि इसको रोका जाए। अगर आप नहीं रोकेंगे, तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वो 4 घंटे का नोटिस था, 1 दिन का नोटिस था, दैट्स हाउ इट इज़। इज़राइल ने इस बीच में अब सीरिया पे बमबारी शुरू कर दी है। सिंपल, बड़ा सिंपल फंडा क्या है कि जो एंटीसेमिटिक हेटर हैं, वो अब अपने दाँत पीसेंगे, कहेंगे ओहो हो! ये तो फिर से जुल्म शुरू हो गया, इज़राइल के ऊपर आ रहा है, दबाओ इसको, इज़राइल अत्याचार कर रहा है एंड ऑल दैट। अब ये वो सब जो इस्लामिस्ट हैं, वो बातें कहेंगे। सच्चाई ये है कि इज़राइल वही कर रहा है, जो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत पहले करना चाहिए था। जो इस्लामिक एलिमेंट्स जो रेडिकल एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया गया है, वो उनको पहले ख़त्म करने चाहिए थे, नहीं किया गया है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये सारे का सारा एक एजेंडे के तहत हो रहा है। ये जो कल कल कुछ दोस्त अपने नाराज़ हो गए थे, कल के व्लॉग में, कल 2-3 लोग थे जो नाराज़ हुए मुझसे इस बात को लेकर कि उनको लगा कि मैं बायस्ड हो रहा हूँ। आई एम हैप्पी कि 24 घंटे के अंदर आपको एजेंडा साफ नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप ने चुनाव में आने से पहले या चुनाव के दौरान क्या वादे किया, क्या नहीं किए। वोटर्स को धोखा देना राजनीतिक लोगों का कर्तव्य होता है, वो ऐसे ही करते हैं। मगर जो एजेंडा अल्टीमेटली वो पावर में आने के बाद रन करते हैं, वो वही होता है जो डीप स्टेट का एजेंडा होता है। आप देख सकते हैं जिस जिस बाइ जिस जिस ओबामा को आपने आने के साथ पहले साल में शांति का नोबेल पुरस्कार पकड़ा दिया था भगवान जाने किस बात के लिए। अल्टीमेटली उसने दुनिया में जितने बम गिराए, वो शायद ही किसी ने गिराए हो। तो होगी शांति सारी की सारी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसको आप समझिए। जो जो यूएस है, उसने हमेशा दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमेशा स्पेस बचा के रखा है क्योंकि उससे उसकी दुकान चलती है, उसी से उसका उसका काम चलता है। और अब आप जो देख रहे हैं कि जो ग्लास हाउसेज़ उन्होंने क्रिएट किए हैं, उन्हीं की उनकी सेफ्टी के लिए मारामारी हो रही है। अब ये बेसिकली जो एलीट क्लास है, उसके ग्लास हाउसेज़ को तो चोट पहुँचेगी ना। क्यों? क्योंकि जब आप बनाओगे ही अल-कायदा जैसे एलिमेंट्स को, एचटीएस जैसे एलिमेंट को, तालिबान जैसे एलिमेंट्स को, तो भाई आपके ग्लास हाउस कैसे सुरक्षित रहेंगे? दैट इज़ वेयर द गेम इज़। तो मैं मित्रों आपको बार-बार जो जो रियल इंसिडेंट है ना, अगर मैं एक इसी पे आपको बार-बार कहता रहूँ कि ये हुआ, वो हुआ, तो वो चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रूज़ कम्युनिटी के जो कह रहे हैं कि भई इज़राइल ये जो आप कर रहे हैं, ये बार-बार करते रहिए टिल इट इज़ ऑल गेटिंग ओवर। हुँ? और ये जो लोग चीयर कर रहे थे उस समय पर कि हाय देखो असद की सरकार गिर गई, मज़ा आ गया और असद को भगाया गया। तो आप ज़रा सोचो अ, अब पता लग रहा है ना, एक अच्छी खासी जैसी सरकार थी, एक पीसफुली कंट्री चल रहा था, आपने उसका कबाड़ा करके रख दिया। क्यों कबाड़ा किया गया? कौन लोग कबाड़ा कर रहे हैं? ये कबाड़ा वही लोग कर रहे हैं जिनका एजेंडा है, जो एम्पायर का हिस्सा है। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, एम्पायर इज़ द रियल थिंग। जो डीप स्टेट है, वो सारे खेल को खेल रही है, बाकी सब लोग सिर्फ मर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उनको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है, वो वही हो रहा है, जो उन्होंने तय कर रखा है और वही होना है। सो आई मीन आई एम सॉरी, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग जो मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल दुखते होंगे बहुत से लोगों के, मगर सच यही है भाई। सच यही है कि एजेंडा ड्रिवन है सब कुछ। इन सब की डेस्टिनेशन तय है। एवरीबॉडी इज़ इन अ हरी। जो एम्पायर के लोग हैं, अमेरिकन एम्पायर के लोग, दे आर इन अ हरी बिकॉज़ जो उनको चेंजेस लाने हैं उसके लिए टाइम कम पड़ रहा है। आज आपने कुछ नोटिस नहीं किया होगा। मुझे मालूम नहीं कि अगर मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ तो आपको नज़र आएगी नहीं। मैं कमेंट खोल लेता हूँ ताकि आप मुझे बता पाएँ दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बता पाएँ इस बारे में
कि आपको स्क्रीन दिख रही है नहीं, जब मैं आपको दिखाऊँगा अभी स्क्रीन, मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। आई होप कि आपको नज़र आए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ वो स्क्रीन। अ, ये 1 सेकंड। यार ये क्या हो रहा है? जस्ट लेट मी जस्ट, ये रहा, हाँ। Many others are seeking alternative settlement paths that would not be tied to the dollar and thus be protected from the arbitrariness of Washington. This process cannot be stopped anymore, and there are statistics on how the share of the dollar in global trade and financial settlements looks now. It's not because we wanted to escape from the dollar. Well, since concrete threats were voiced from Washington against BRICS, that BRICS needs to be fought, that BRICS undermines the interests of the United States. But in fairness, I must say that President Trump previously expressed a somewhat different point of view. He stated outright that the actions undertaken by the Biden administration, using the dollar as a weapon, caused irreparable damage to the authority of this global reserve currency. And I am sure that he understands the fairness of that assessment. And the fact that in response to the outrages of the previous administration, both BRICS and the community of Latin American and Caribbean states, as well as many others, are seeking alternative settlement paths that would not be tied to the dollar and thus be protected from the arbitrariness of Washington. This process cannot be stopped anymore, and there are statistics on how the share of the dollar in global trade and financial settlements looks now. It's not because we wanted to escape from the dollar. President Putin was emphasized this more than once. It's the dollar decided to use it to punish those whose behavior seems to Americans not to comply with the very notorious rules by which they want to maintain the entire world order. But if we seriously talk about concerns, our profession is not to fear. Our profession is to ensure that Russian interests are considered, to work openly, honestly, based on international law, based on agreed principles. Otherwise, a self-respecting, strong, independent state cannot act. And we have, I want to emphasize this once again, every reason to believe that the countries in BRICS are also sovereign and value this status in the world system. लगा सकते हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा था। ये जो एजेंडा है, जो जो आप देख रहे थे, आपके सामने लावरोव साहब क्या कह रहे थे, अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो सिर्फ डॉलर की डोमिनेंस के बेसिस पर दुनिया को डोमिनेट कर लेंगे और जो जो सॉवरन स्टेट्स हैं ब्रिक्स के, उनको वो सॉवरन नहीं रहने देंगे, तो वो चीज़ें स्वीकार्य नहीं होंगी। दुनिया अब बदल रही है दोस्तों, और इस दुनिया में ये कहना मुश्किल है कि वो चीज़ों को इस तरह चला पाएँगे जिस तरह से अमेरिकन चलाना चाह रहे हैं। तो मित्रों, ये इसी चीज़ को आप इस लहज़े में भी लेकर आइए, जो मैंने आपको यहाँ बताया ड्रूज़ का, कि कोई भी आप देखिए, एक एक ज़माना था, आपको याद है मुशर्रफ वाले ज़माने में, कि वो गुड तालिबान, बैड तालिबान के कॉन्सेप्ट चला करते थे। सॉरी। गुड तालिबान, बैड तालिबान के कॉन्सेप्ट चला करते थे। वो गुड तालिबान कौन से थे? वो गुड तालिबान वो थे जो इंडिया पे अटैक करते थे, यू नो, और या अमेरिकन्स पे अटैक कर रहे थे। बैड तालिबान कौन से थे? जो टीटीपी में आ रहे थे और जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे। दैट इज़ हाउ द डिफरेंशिएशन वाज़ वर्किंग। बट सैडली स्पीकिंग, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, इन लोगों के कोई दीन ईमान नहीं होते हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के वो फॉलो वही करते हैं जो जिस सोर्स से आपने उनको निकाला होता है, जिस जिनी वाली बॉटल से आपने निकाला होता है, फॉलो वो उसी रूल कर रहे होते हैं। और वो क्या है? वो वही हैं जो किताब में से आते हैं। आज वो उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और आप देखिए कि आपके सामने है। अच्छा, परीक्षित भाई, मैंने बेसिकली वो जो लोअर साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया, मैंने तो स्क्रीन शेयर की थी, मुझे लगा इसकी आवाज़ जा रही होगी, बट आइडिया वो उनका यही था कि और मैं उसको डाल दूँगा, मैं उसको जो है ना निकाल के अलग से एक शॉर्ट बना के उसको डाल दूँगा। तो मैं चाहता ये था कि आपको ये पता लगे कि दुनिया जाग रही है, दुनिया ये देख रही है कि एजेंडा क्या है, और ये ज़रूरी है कि हम सब अब समझें कि ये सारा खेल एक्सपोज़ हो रहा है। ये जो
इतने यही सज्जन हैं जिन्होंने आरआईसी की माँग की थी, है ना? जो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे, यही आरआईसी की बात कर रहे थे और अब आपको मैं कम से कम पिछले 48 घंटे में श्योर होता जा रहा हूँ कि ये डिमांड इन्होंने क्यों की थी और जो रशिया में जयशंकर जी को इतनी इज़्ज़त दी गई है, उसके पीछे क्या कारण है? रशिया में अगर आपको याद होगा ग्लोबल टाइम्स में दनादन आर्टिकल छपे हैं भारत और चीन की दोस्ती कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे हो सकती है, इसको लेकर वहाँ आर्टिकल छप रहे हैं। उसके बावजूद कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ है, आप में से कुछ दोस्त कल बार-बार उस पे कमेंट कर रहे थे, बिना ये समझे हुए कि मैं किस बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, वही चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था? खुद चाइनीज़ ने पाकिस्तान को अपनी लाइव लैब का नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए। लाइव लैब, ये नाम चाइनीज़ ने दिया है, एक। दूसरी बात ये कि जिस वक़्त पर ऑपरेशन सिंदूर आप कर रहे थे, तो क्या आपके चाइना से संबंध सुधरे हुए थे? नहीं। आप चाइना के लिए कौन थे? दुश्मन, ठीक है ना? आप चाइना को क्या कर रहे थे? दुश्मन। चाइना आपको क्या कर रहा था? दुश्मन। तो दुश्मन का दुश्मन कौन हुआ? पाकिस्तान। तो वो क्या बना फिर चाइना का? दोस्त। तो वो दोस्त तो फिर मदद करेगा ना उसकी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इवन योर एनिमी इन अ वे कि व्हाई ही इज बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग। ये वो किस्सा है। और अब आपको अपनी भी चीजें पता लग रही हैं, हमें भी पता लग रहा है कि भाई वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ पॉइंट इवन विद पाकिस्तान और इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो हमने भी अपनी चीजें सीखी हैं ऑपरेशन सिंदूर से। और अब हम यहाँ देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊं, दुनिया में अगर तालिबान से आप बात कर सकते हैं, तो मेरे भाई बुरा लगे या अच्छा, सच ये है कि फिर आप किसी से भी बात कर सकते हैं और हम तालिबान से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये वही तालिबान है जिसके खिलाफ हमने नॉर्दर्न अलायंस बनाई, हमने बाकायदा नॉर्दर्न अलायंस को फंड किया और इन तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए सारी मदद की। वो नहीं से सफल हुआ, बात खत्म। आज ये तालिबान है, पावर में है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि हमने उस बात को समझा, अपनी अप्रोच को बदला और हमने कहा भैया हूएवर इज इन पावर वी हैव टू डील विद हिम, बात खत्म। और वो कंट्री वहां पे डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, तालिबान है, जो है वो उनकी कंट्री है, वो जाने। हम उनकी कंट्री में जो मुश्किल आती है और जो हम उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। कोई क्राइसिस आता है, चाहे वो कोविड का हो या कुछ और, हमने उनकी मदद की। और दूसरी तरफ अभी जब उनको खाने-पीने की दिक्कत आई, जब गेहूँ नहीं आ रहा था, इनके बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, अगेन हमने तालिबान को यहाँ से गेहूँ सप्लाई किया, सब कुछ किया। और तो और वो आदमी जो सरासर हमारे खिलाफ काम कर रहा है, बांग्लादेश वाला, अभी-अभी हमने उसको चावल दिए। तो आप समझ रहे हैं ना? ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, गली वाली राजनीति जो होती है कि जहाँ पे अच्छा, मेरे पिताजी को इसके पिताजी ने गाली दी थी, तो वो आज दुश्मनी चली आ रही है, वो नहीं होता। आपको अपनी सिचुएशन नए तरीके से हमेशा रीअसेस करनी होती है और आगे बढ़ना होता है। इस सब के बीच में जो ग्लोबल एजेंडा चल रहा है, उसको भी आपको देखना है और वो आपके सामने प्ले आउट हो रहा है समय पर। चाहे वो मिडल ईस्ट में हो रहा है और वहाँ से लेकर ना भूलिएगा कि इसके इम्पैक्ट्स यहाँ पर आएँगे, आपके ईरान पे भी आएँगे। जो कुछ भारत-चीन के बीच में हो रहा है, जो ब्रिक्स में हो रहा है, चीज़ें यहाँ से कैसे चलेंगी बाय द टाइम अगले महीने जब अगस्त के महीने में, अगस्त के आखिर में जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना, वहाँ जो कुछ होगा उसका ग्राउंड ज़ाहिर है ऑलरेडी बना दिया गया है पिछले 2-3 दिनों में। और जो बची हुई जगह चीज़ें हैं वो इस इंटरवीनिंग पीरियड में अगले 1 महीने में, 1 डेढ़ महीना जो बचा हुआ है, उसमें और ज़्यादा सॉर्ट आउट कर दी जाएँगी। जो रियल इश्यू होगा वो अगले महीने के आखिर में जब जब मोदी जी वहाँ होंगे, तो आपको चीज़ें सामने आएँगी कि क्या होगा। अब आप कहेंगे ऐसे में जो बातें की जा रही हैं, जैसे आज हमारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि देखो जी चाइना ने अभी पीछे बल्कि अमेरिका में उन्होंने किया है। अमेरिका में जो सोलर पैनल सप्लाई हो रहे हैं, आप जानते हैं ना, दुनिया के 70% जो सोलर पैनल्स हैं, वो चाइना में बनते हैं, राइट? ओके। जो सोलर पैनल सप्लाई हुए अमेरिका में, तो अभी उसमें ये खबर आई कि उन पैनल्स में सिग्नल्स देने के लिए रेडियोज़ लगे हुए हैं, उन पैनल्स में। यानी कि तमाम डेटा अमेरिका का वहाँ से चीज़ें जो जा रही हैं, उनमें से चाइना को पहुँच रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई, पकड़ी गई, वंडरफुल। बट सवाल ये है कि क्या इसकी शिकायत अमेरिका कर सकता है?
क्योंकि आप जब एक मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज़ करेंगे, तो वो मुल्क भी तो कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए और आपका डेटा पाना चाहेगा। डेटा का ही तो सारा खेल है आज के ज़माने में, और है क्या? दूसरी तरफ ये भी देखिए, राम राम लवलीन भाई। और फिर दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जो मित्र देश भी होते हैं, क्या मित्र देशों के साथ में जासूसी नहीं की जाती? आपको याद होगा वो 70s में विली ब्रांट की सरकार हुआ करती थी जर्मनी में, वो क्यों गिरी थी? क्योंकि विली ब्रांट की कैबिनेट में जो कुछ मिनिस्टर्स थे, जो नाम बाहर आ गए थे कि वो सीआईए के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट गिर गई थी, है ना? अभी मेर्केल के टाइम पे आपको याद होगा, वो स्कैंडल सामने आया था कि अमेरिका मेर्केल के ऑफिस के फ़ोन टैप कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और जर्मनी के संबंध खत्म हो गए? नहीं ना, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के यहाँ ये सब कर रहे होते हैं। आखिरकार ये मिलिट्री अटैची जो यहाँ अपॉइंट होते हैं, वो करते क्या हैं भाई? वो यहाँ दाल-रोटी खाने के लिए थोड़ी आते हैं। तो उनका तो काम ही यही होता है ना। तो ये आई डोंट थिंक कि हमको ये स्पाइंग वाले मसले को बियॉन्ड अ पॉइंट समझना चाहिए, क्योंकि आपका काम है अपनी चीज़ों को ट्रैक करना कि आपकी कोई स्पाइंग ना कर रहा हो। सामने वाला हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपके यहाँ स्पाइंग करे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप भी कर रहे होते हैं। सो मच सो कि जब पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन प्रोबेबली पीक पर थे मुशर्रफ के टाइम पर, मुशर्रफ जब वहाँ पे कारगिल वाले टाइम में बैठा हुआ था, आपको याद होगा, उसकी कॉल रिकॉर्ड हुई थी, है ना? उसकी कॉल तब भी चाइनीज़ स्पूफ अपने ही होटल में रखते हुए उसको और रिकॉर्ड कर रहे थे, और वो शेयर की थी उन्होंने अमेरिकन से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये तमाम किस्से कहानियाँ हैं जो इसी तरह चलते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स को थोड़ा-सा कॉन्क्रीटली आराम से बैठ के व्यावहारिक तरीके से समझने की कोशिश करिए। इसको ऐसी यूँ नहीं कि भाई महेश जी बायस हो गए और क्या हो गया। मैं कोई बायस-वायस नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आपको वो फैक्ट्स गिना रहा हूँ जो जनरली रिपोर्ट नहीं होते हैं या जिन पर बात नहीं होती है टाइमली, ना? ये ठीक आप बात समझिए, जिस दिन असद की सरकार गिरी और मैंने ये असद 15-20 किलोमीटर ये लोग अंदर आ गए थे इज़राइल के, गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया था इन्होंने, इज़राइल ने। मैंने आपको उसी दिन कहा क्या क्या कहा था कि रास्ता खुल गया है, अब ईरान पे हमला होगा। तय हो गया था, मेरे मेरे दिमाग में उस दिन कोई डाउट नहीं बचा था। आपको याद होगा जब भी बात आई थी मैंने कहा था कि भई मौके की बात है कि कब, लेकिन इज़राइल ने हमला करना ही करना है। कर दिया उन्होंने, है ना? और अब आप देखिए, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, ये एलिमेंट्स जो सीरिया में पाले जा रहे हैं, वो इसलिए पाले जा रहे थे अब तक कि मिडल ईस्ट में बची हुई जो बाकी की पॉलिटिक्स है, उसको बर्बाद करने में ये लोग और भूमिका अदा करेंगे और ये गंदगी और डालेंगे। इनको बिठाया इसलिए गया है, इनको लाकर इसीलिए बिठाया गया था। तो अब आप देखिए कि उन्होंने अपना खेल खेल लिया है और इस बीच में मगर चूँकि इज़राइल को अपनी प्रोटेक्शन देखनी है, और मैंने इसीलिए आपसे कहा था, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका की डीप स्टेट एक तरफ, मगर उसमें जहाँ भी इज़राइल का कोई हित आएगा, तो इज़राइल वहाँ एक्ट करेगा। और मज़े की बात क्या है कि चाहे उससे चोट लग रही हो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव को या डिले हो रहा हो, उसके बावजूद वो सपोर्ट उसी प्रिंसिपल को करेंगे जो इज़राइल करेगा। प्राइमरी पॉलिसी मिडल ईस्ट में जो चलेगी, वो इज़राइल की ही होगी। दैट इज़ हाउ इट इज़। आप मुझे बताइए, ये जो सऊदी अरब वगैरह भी हैं, इन सब ने कंडेमनेशन कितना किया? ओहो! गलत हो रहा है, ईरान के साथ में ये हुआ, ईरान के साथ में वो हुआ। क्या इन्हीं लोगों ने इज़राइल के जहाज़ों को रास्ता नहीं दिया है आने का? एयर स्पेस नहीं दिया है क्या? क्या इन्हीं लोगों ने अपने एयर स्पेस में ईरान की तरफ से जाने वाली मिसाइलों को गिराया नहीं है? जो इनकी मिसाइलें जा रही थी, उनको गिराया नहीं है क्या? जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ये सब, इवन सीरिया, ये सब के सब शामिल नहीं थे क्या इसमें? दिस व्हाट आई एम सेइंग। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स ये थोड़ी-सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसके मुकाबले में, जो जो हम अक्सर कई बार हमारे कुछ दोस्त जो एक्साइटमेंट में बोल जाते हैं मुझे। अब मैं इसलिए तो नहीं बैठता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि मैं सबको खुश करने के कोई एंटरटेनमेंट का चैनल तो नहीं चला रहा हूँ। मेरा काम है आपको रियलिटी बताना, उसमें से किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मित्रों, मैं मैं जल्दी से अब आपके कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ क्योंकि बहुत देर तक बैठना मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा-सा। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा आज। नमस्ते चंदन भाई और गुड इवनिंग लास्ट वर्ड भाई, श्रेयस भी आए हुए हैं आज। ओके, गुड इवनिंग, प्रणाम। हाँ, ये क्या है साहब, क्रूज़ मिसाइल वाली न्यूज़ सच है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है। यार सारी बातें कहने की ज़रूरत क्या होती है? अच्छा, जो वो नोटम जो जारी हुआ था, वो तो उसी दिन के लिए जारी हुआ था ना, 1500 किलोमीटर के लिए जारी हुआ था ना।
तो मुझे बताओ वहाँ क्या खिचड़ी बैठ के बनानी थी 1500 किलोमीटर में? वो 1500 किलोमीटर का जो एरिया में आपने नोटम दिया था, कि यहाँ पर कोई जहाज ना आए, कोई शिप ना आए, कोई कोई भी ना आने पाए, बिकॉज़ हम वहाँ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी क्या है? यही तो है और क्या है? तो ये टेस्ट तो भैया हुआ है। हुँ? गवर्नमेंट अनाउंस कब करेगी या नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट का मसला है। बट आई कैन कन्फर्म यू द टेस्ट हैज़ बीन डन, इट हैज़ बीन कंडक्टेड। येस। नमस्ते मनीष भाई, एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्त अभय भाई। एंड देन ये क्या है कि सर ये तो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भाई। इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है अभय। मैंने कहा ना कि जिस दिन सीरिया में असद की गवर्नमेंट गिरी थी, मैं तो आपको उस दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये लोग 20 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, गोलन हाइट्स पे आ गए हैं, ये ईरान पे हमला करेंगे। और ये अब जो ड्रूज कम्युनिटी है उसने तब भी इनको सपोर्ट किया था। ये जो तमाम इलाका है जहाँ से वो एंटर हुए थे, जो 15-20 किलोमीटर का, वो उस ड्रूज कम्युनिटी का ही है। एंड दे आर उनकी लॉयल्टी सारी इज़राइल के साथ है। दैट्स हाउ इट इज़। अब ये बदमाशी से बाज नहीं आए, इनको लगता है कि भैया ये जो जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, जो काफिर है उसको कन्वर्ट करना है। ये अपनी तैयारी अलग लगा रहे थे। जी जुगल भाई, प्रणाम आपको भी। अपना जी शुक्रिया, शुक्रिया मनीष भाई, शुक्रिया। एंड देन डिसेप्ट्रिक्स, वेरी गुड इवनिंग दोस्त। ठाकरे साहब क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है सीरियन यूज़ होने वाले ईरान के खिलाफ। मैं तो कई दिन से आपसे यही कह रहा हूँ ना, कल भी मैं आपको यही कह रहा था ठाकरे साहब कि इनका इस्तेमाल ही यही है। इसी के लिए इनको सत्ता में लाकर बिठाया गया है इज़राइल में, सॉरी सीरिया में। उनको पकड़ाई सत्ता इसलिए गई है। जो असद है उसको भागने पर क्यों मजबूर किया गया? और देखिए, मैं कल भी आपको कहा था, आखिर रशिया सीरिया की मदद क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो एंगेज्ड है यूक्रेन में। वो एंगेज्ड इतना है यूक्रेन में कि वो कहीं भी न ईरान की न सीरिया की किसी की मदद नहीं कर पा रहा है, राइट? बट इस केस में आप देखिए कि उसके बावजूद उन्होंने असद को अपने यहाँ पर क्षण दी, अपने आने दिया। इसीलिए आने दिया बिकॉज़ दे वर सपोर्टिंग हिम। और वो वैसे ही कर रहा था जैसे कि रशिया उनको कह रहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे जिनको दी गई, आज आप उनकी भी हालत देख लीजिए। उतरे वो भी वहीं पे अपनी औकात पे। ओके। सर आज तो इंडियन डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आकाश प्राइम की यूजर ट्रायल सफल रही, वाह वेरी गुड। लॉन्ग डिस्टेंस हाइपरसोनिक मिसाइल के ट्रायल भी सफल रहे। जीई 404 सेकंड इंजन इंडिया आ गया। हाँ अब देखते जाओ भैया। मैंने कहा ना मित्र, आप देखते जाएं। देखिए, एक बात अमेरिकन को भी पता है और मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। अगर उनको अपनी चीजें बेचनी है, टेक्नोलॉजी बेचनी है, तो मुझे बताओ चीन को तो बेचेंगे नहीं, ठीक है ना? दुनिया में और कौन सा मुल्क है जो उनको पैसे देके उनकी टेक्नोलॉजी खरीद सकता है बाय कैश? कि उनको 50% एडवांस मिल जाए, बाकी का वो मटेरियल डिलीवर करे, बाकी के पैसे भी मिल जाए। उनको ये गारंटी कौन दे सकता है? दुनिया में कौन सी इकोनॉमी है जो इतने पैसे इसमें खर्च कर सकती है? वो सिर्फ आप हैं। नखरे मारेंगे, कूदेंगे, इधर उधर जाएंगे, घूम फिर के फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि हैं अल्टीमेटली मिडली वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का लफड़ा। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसके नाम भैया वही है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब इसमें भी बात आएगी, अब देखिएगा, अल्टीमेटली एक न एक दिन घूम फिर के ये आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास S-400 है, बाय रूल इनको F-35 हमें नहीं देना चाहिए था, ऑफर ही नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो उसका सिग्नेचर है F-35 का, वो देन S-400 अगर ले लेता है, तो दुनिया में S-400 में को रशिया को अगर हत्थे लग जाता है वो, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि फिर क्या होगा? क्योंकि फिर दुनिया में जहाँ कहीं भी F-35 है, S-400 को मॉडिफाई किया जा सकेगा उसको ठोकने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? कि उसका सिग्नेचर पकड़ लेगा फिर ये। बट उसके बावजूद आपको F-35 देने को तैयार हो रहे हैं। क्यों? दिस इज़ वेयर आपका एक म्यूचुअल ट्रस्ट का लेवल आता है कि हाँ भाई, इंडिया पे भरोसा किया जा सकता है कि वो हमारे इसका सिग्नेचर F-35 का वो रशियंस को पास ऑन नहीं करेंगे। समझे ना? वैसे भी मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहूँ दोस्त, जो काम हमारे यहाँ इस समय क्वांटम फिजिक्स पे हो रहा है, क्वांटम रडार्स वगैरह पे हो रहा है, इसके चलते मैं आपको बताऊँ ये बमुश्किल 4 से 5 साल का लफड़ा है। ये 5th जनरेशन, 6th जनरेशन का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जो कहा जा रहा है ना, स्टेल्थ स्टेल्थ स्टेल्थ, स्टेल्थ का किस्सा ही खत्म खत्म हो जाना है। और हम एक्चुअली वी आर डैम गुड व्हेन इट कम्स टू क्वांटम। क्वांटम को लेकर हम बहुत बढ़िया हैं।
इसको लेकर आप भरोसा रखिए। ओके। सर, तो ट्रंप ने जो सऊद में मीटिंग की थी उसका क्या हुआ? इज़राइल को ठोक रहा है। इज़राइल तो ठोक रहा है, तो मैं सिन्हा साहब, मैंने आपसे कब कहा कि अगर अमेरिका कोई पॉलिसी बनाएगा तो वो इज़राइल फॉलो करेगा? क्यों फॉलो करेगा? उसके बॉर्डर पे अगर टेररिज्म होने का खतरा है, अगर उसकी कम्युनिटी कोई वहाँ उनके मुल्क में रह रही है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो हर देश हिंदुस्तान जैसा थोड़ी होता है कि तुम्हारी हिंदू कम्युनिटी वहाँ मार खाती रहे बांग्लादेश में और आप कुछ ना करें। हर मुल्क ऐसा नहीं होता ना। उन्होंने ठोक दिया, उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि भैया बंद करो ये सब, नहीं तो मारेंगे। तुम नहीं माने, तो लो मारो, खत्म बात। यू नो साफ कहना सुखी रहना। दैट्स इज़राइल फॉर यू। और उनको पता है कि यूएस विल फॉल इन लाइन, दे आर श्योर अबाउट इट। सर, do you know about the Druze community, about their religious beliefs? They are, as I told you, they are close to the Jews. जो दे उनकी जो ज्यूस कम्युनिटी की का जो फेथ है उसी में है वो। अरे सर, ये क्या हुआ इज़राइल अभी। अरे वाह! सीएन प्रेज़िडेंट अहमद अल सार। हुँ, हुँ। नहीं यार, उसका ये नहीं है, ये कार्टून जो नया उठाया इन्होंने, इसका नाम कुछ और था। 1 सेकंड, आई एम सॉरी। लेट मी गूगल इट बिकॉज़ मुझे इनके नाम नहीं याद रहते। हुँ। हाँ, अहमद अल सहारा शारा, बिल्कुल। प्रेज़िडेंट ऑफ सीरिया, तो यही है। हाँ, तो लुढ़का दिया भाई को। मतलब आपको जो वीडियो देखकर नज़र आ रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें क्या बचा होगा। आई डोंट नो, एंड आई होप कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी हो कि वो पहले से सरक गए हो कहीं। प्रेज़िडेंशियल पैलेस का तो गया काम, ये तो हो गया काम इसका। एनीवे, अ, और इसमें कुछ मेरे ख़्याल से आपको क्या बताऊँ। हाँ, अब क्या हो रहा है, एक और चीज़ देखिए। हुँ। इज़राइल कहा जा रहा है कि जो नई सीरियन गवर्नमेंट है, इज़राइल उसके साथ पीस से रहना चाह रहा था। भई इतना ही पीस होती है कि उन्होंने कहा कि भई आप मान जाओ, ये ना करो, नहीं माने तो वो ग भाड़ में जाए पीस, तो मार खाओ। तो इसीलिए गोलन हाइट्स उन्होंने ले ली थी। मैंने आपको पहले भी दिन बताया कि जिस दिन असद गए, उसके तुरंत के तुरंत इनकी इनकी इधर ओथ हो रही थी, उधर उन्होंने गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था। हुँ? और चूँकि इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो इज़राइलीज़ थॉट कि चलो यार, अगर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमने इनकी गोलन हाइट्स ले ली है, अपने कब्ज़े में ले ली है, सो बी इट, पीसफुली रहो। लेकिन फिर ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। तो इसलिए उन्होंने मारना शुरू कर दिया उनको फिर से। अब हो क्या रहा है, बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक दोस्त है, चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पर्सनल। मेरा एक दोस्त था जब मैं जर्मनी में पढ़ता था, क्या नाम था उसका? क्या पता, फ़राज़, हाँ, फ़िराज़। जर्मनी के शहर कोलोन में रहते थे वो। आजकल रहते हैं ड्यूसलडॉर्फ, कोलोन, उस इलाके में। और वहाँ एंड आई नो ही इज़ इन फार्मास्यूटिकल्स में थे वो। अम, और हम लोगों ने जब वो नए-नए जर्मनी आए थे, तो हमारे जो शुरुआती जो जर्मन कोर्सेज़ होते हैं, वो हमने साथ किए थे। दैट इज़ हाउ आई नो हिम। वो था, उसके साथ में एक और कन्या थी, वो थी लेबनान की, रेन योसेफ। आई थिंक उसके बाद में शादी हुई थी किसी किसी वहाँ के ब्यूरोक्रेट से। शी इज़ आई थिंक इन यूएस नाउ। बट मैं कहने की कोशिश आपसे ये कर रहा हूँ कि जो ये फ़राज भाई भी हैं, इन लोगों को मैंने तब देखा था, मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स थी मेरे सामने तब खेली थी, ये सब के सब मिडल ईस्ट से थे। कि ज्यूज़ जो जो थे, गिव मी अ सेकंड। अ, जो ज्यूज़ थे दोस्तों, उनसे ये लोग कितना हेट करते थे, मैंने उसमें देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक वहाँ की इज़राइल की एक कन्या थी जिसने हमारा प्रोग्राम बना था कुछ एक कॉन्सर्ट में जाने का। आई थिंक बीथोवन को लेकर कोई कॉन्सर्ट हो रही थी, तो वहाँ हम गए थे। और इन लोगों को मालूम नहीं था कि मेरे से इन लोगों की बातचीत है, ये जो मिडल ईस्ट में ये जो लेबनान और सीरिया वाले जो लोग थे, ये लोग भी वहाँ आए। मगर जैसे ही उन्होंने ये देखा कि इज़राइल की ये जो कन्या है वो मेरे साथ थी, दे बैक्ड आउट। ये मिले ही नहीं हमसे।
कॉन्सर्ट मिस कर दी उन्होंने सिंपली बिकॉज़ कि टिकट्स मेरे पास थी एंड दे डिड नॉट वांट टू फेस द दिस Jew गर्ल। दे डिडंट वांट टू बी सीन उसके साथ में। दैट्स मेरा जो पहली बार मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जागा था मित्रों, वो तब जागा था। आई वाज़ वेरी क्यूरियस कि भाई ये कौन से लेवल की हेट होती है? ये तो इंडिया पाकिस्तान वाले भी नहीं करते। कि फॉरेन में कहीं अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मिल जाए, तो ऐवे ही कोई आवाज़ मार देगा, "ओए प्रभा की हाल-चाल?" वो पता नहीं कोई ऐसी आवाज़ मार देगा आपको सड़क पे चलते-चलते, "किद्दां?" तो वो ये सब चलता रहता है, बट नॉट इन मिडल ईस्ट बॉस, नॉट इन मिडल ईस्ट। एंड मज़े की बात क्या है? ये बदतमीज़ मुझे कई बार हँसी क्यों आती है इन पे, ये इंडिया पाकिस्तान की जो दुश्मनी है ना, इस पे ये लोग हँसते थे। ये बच्चों से मामलों में लड़ते रहते हैं, बच्चों से मामलों में लड़ते रहते हैं। उनके लिए कश्मीर बच्चों से मामला था। बट buggers were actually seriously fighting between themselves. इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे कि आई कुडन्ट बिलीव कि मैं एक्चुअली ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने किया है वो। एनीवे, तो दैट्स हाउ इट इज़। मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ और बताने की, और वो क्या है, हाँ, कि इज़राइल ने रिपीटेडली इनको वार्न किया अभी इस सारे किस्से में कि भई ये जो मैसेकर हो रहा है माइनॉरिटीज़ का, जिसको सीरियन रिजीम कर रही है, मगर सीरियन रिजीम ने उनकी वार्निंग्स को इग्नोर मारा और उसके बाद में उसको भुगतान करना पड़ता है ना बड़ी अच्छी तरह से भाई। मैंने कहा ना कि इंडिया और इज़राइल में यही फ़र्क है। है ना? अभी 2-3 दिन पहले जो ऑफिशियल्स हैं इज़राइल के, वो सीरिया में या यहाँ सीरियन सीरियन ऑफिसर से या बाकू में मिले थे, है ना? बाकू कहाँ हुआ? बाकू हुआ वो अज़रबैजान। हुँ? और फिर आप ये देखिए, ऐसा लगा कि जैसे ये दोनों लोग जो हैं, वो मिलके कुछ काम-धाम करेंगे आपस में, और अब्राहम अकॉर्ड वाला जो मामला है वो आगे बढ़ेगा और ये लोग कुछ कर डालेंगे। लेकिन सडनली आप ये देखिए कि जैसे ही खबर आती है कि ये जो मैसेकर है वो चल रहा है, सिंक हो रहा है मामला, कुछ नहीं विवाद बन रही है, तो फिर सब कुछ खत्म। जी, जी। आई थिंक इट वाज़ ऑन द राइट साइड, जो सेंटर में से उठी थी, ऊपर वो जो उड़ी थी, दैट वाज़ द वन ही वाज़ टॉकिंग अबाउट। ओके। एनीवे, तो मैं आपको कमेंट्स की तरफ जा रहा था। ओके, चलिए आपको कमेंट्स देख लेते हैं आगे। कहाँ गए वो? ये रहा। हाँ, सर बिल्कुल ठीक बात है। चंदन जी आगे हमारे क्या कह रहे हैं? चंदन जी कह रहे हैं सैड रियलिटी ऑफ इस्लाम, लेकिन सर ये एमबीएस भी ड्रामा कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है दोस्त। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंदन। अच्छा, मज़े की बात जानते हो क्या है? आपको याद रखना चाहिए हिटलर को। हिटलर क्या कहता था? हिटलर कहता था कि जो राजनीतिज्ञ होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, वो दरअसल एक एक्टर होता है। और फिर आगे वो क्या कहता था, वो अलग बात है। वो कहता था कि मैं यूरोप का सबसे बड़ा एक्टर हूँ। तो आप देखिए, वो उसको लगता है वो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा एक्टर है। आप देखिए कि वो ईरान के लिए वो आवाज़ भी उठाता है, कहता है कि नहीं, उसकी सॉवरेनिटी जो है वो तोड़ी गई है, इज़राइल ने अटैक किया है। लेकिन सेम आदमी इज़राइल के रास्ता भी दे रहा है, एयर एयर का, बाय एयर उनके हवाई जहाज़ों को जाने का, लड़ाकू जहाज़ों को जाने का। उनकी मिसाइलों को जो ईरान की जा रही हैं, उनको मार के भी गिरा रहा है, और कंडेमनेशन का लड़ मुझे गिव मी वन कंट्री जिसने कंडेमनेशन इश्यू करने के अलावा कुछ काम किया हो ईरान के लिए। नहीं किया ना? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि बेसिकली वो अपनी-अपनी पॉपुलेशन को एक मीठी गोली देने, देखो जी कंडेमनेशन में कर दिया। मेक इट, इससे आगे किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। नोबडी, नोबडी डिड अ थिंग फॉर ईरान। तो ईरान का अपनी जगह पर बुरा मानना मुझे लगता है कि वैलिड है, कि भाई यू नो बिरादर कहाँ से हुए तुम हमारे? इस्लामिक बिरादर तो ना हुए इतना कुछ करके भी। एनीवे, सर डू यू थिंक इट्स इस हमले के बाद क्या यूएसए को अपना सारा गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा? कुछ नहीं होगा ना चेंज। ना, 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 ना। क्यों क्यों चेंज होगा भाई? भई वो कहेंगे ना कि भई आप उनकी मैसेकर ना करो, खत्म बात। इज़राइल क्या कह रहा है कि हमारे लोगों का मैसेकर नहीं होना चाहिए। अमेरिका क्या कहेगा? अमेरिका ये कहेगा भई इनके इनके लोगों का मैसेकर मत करो, काम खत्म। बाकी जो प्लान है वो एज़ इट इज़ चलता रहेगा। दूसरी बात एक और सोचिए ना, ऑप्शन क्या है? जो सीरियन रिजिम बैठी हुई है, इनको पावर चाहिए थी। पावर इनको दान में मिल गई है अमेरिका से, ठीक? अब आप मुझे बताइए, एवरीबॉडी हैज़ गॉट समथिंग टू गेन, राइट? ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो एचडीएस के लोग हैं, एचडीएस को पावर मिली हुई है, वो रिसोर्सेज़ खा रहे हैं सीरिया के, जिसके लिए कल तक उन्हें लड़ना पड़ रहा था, आज वो आराम से बैठे हुए हैं। ऑल दे हैव टू डू इज़ एडजस्ट विद इज़राइल इफ दे कैन,
आई डोंट नो वेदर द बुक विल अलाउ देम, या उनकी आइडियोलॉजी कितनी स्ट्रांग है किताब के लिए, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अमेरिका कुछ नहीं करेगा इससे ज्यादा, अमेरिका को क्या जरूरत है भाई? अमेरिका कहेगा तुमको समझा रहे हैं ऐसे, गुंडों को ऐसे समझाया जाता है। अब ये गुंडों में से किस दिन कोई जहाज लेके फिर पहुंच जाए अमेरिका, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट लेट्स सी। दीज आर द गेम्स, दीज आर द गेम्स डीप स्टेट इज प्लेइंग। और मित्रों, इस तरह के खेल में कहते हैं ना, ऐसा ही तो होता है ऐसे ऐसे खेलों में। तो फिर वो कोई 26-11 हो तो कोई कुछ हो, तो फिर कोई रोए नहीं ना। सर, वेयर इज इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल अमेरिकन एजेंडा? व्हाई शुड इंडिया बी पार्ट ऑफ ग्लोबल अमेरिकन एजेंडा? टेल मी, व्हाई शुड इंडिया, व्हाई शुड इंडिया हैव इट्स ओन ग्लोबल एजेंडा? गिव मी दिस ठाकरे साहब। भाई, लॉन्ग रन में अगर आपको सस्टेन करना है, तो आपको पहली बात इंटरनली अपने आप को अभी बहुत मजबूत करना है। वी आर नो वेयर। ये जो चाचा नेहरू वाली चाहत है ना कि हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन जाए, वो बनने से पहले आपको अपने आप को पहले मजबूत करना होगा। एंड देर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत काम करना है हमें अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने लोगों के साथ में। हमें अपने देश को भी हमारे पास क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना? चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बताएं, 2000 ये 14 में हमने मेक इन इंडिया अनाउंस किया था। हुँ? उसके 1 साल पहले या बाद में मेक इन चाइना भी अनाउंस हुआ था। हुँ? आगे पीछे अनाउंस हुए थे दोनों। अनाउंस ये हुआ था उस समय 10 साल का प्लान बना था 14 में, 15 में कि हम 10 साल बाद 2025 में जो हमारी जीडीपी का 25% है, वो मैन्युफैक्चरिंग से आया करेगा। ठीक? हम दूर-दूर तक नहीं है उसके आस-पास। ठीक? चाइना 30% पे पहुंच गया है, क्रॉस कर गया वो। उसने भी 25 का ही रखा था ऑब्जेक्टिव, वो 30 पे पहुंच गया है, क्रॉस कर चुका है। और तो और ग्लोबल प्रोडक्शन का, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 35% चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने कल आपको एक और एग्जांपल दिया था शिपिंग का, 100+ बिलियन का हिसाब किताब रखा हुआ है ट्रंप ने इस बार उसके लिए, शिप बनाने का, शिप मैन्युफैक्चरिंग करने का, बिल्डिंग करने का। लास्ट ईयर में 5 बनाए हैं यूएस ने, और चाइना ने 300। और लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों इफेक्ट कर रही है, और क्यों मैं आपको बार बार मैन्युफैक्चरिंग याद दिलाता रहता हूँ। अभी ईरान का इजराइल से जंग हो रही थी। ईरान के पास क्या था? मिसाइलें, अच्छी खासी मिसाइलें, जो जो उसको करनी थी। उन मिसाइलों की खासियत क्या होती है दोस्तों? जो मिसाइल के अटैक को जनरली एक मिसाइल पे आप 2 से 4 मिसाइल का आपको रेशो प्रोपोर्शन लेके चलना होता है कि उनमें से कोई न कोई हिट करेगी किसी न किसी हेड पे। ये जो S-400 भी है, तो ये देखिए वो भी 4 मिसाइल यूज़ करता है। कम से कम 2 ज़रूर करता है, 4 का हिसाब-किताब बनता है उसका। इसीलिए हमारी वाली जो है हमको सस्ती पड़ती है, क्योंकि हमारी वाली एक में ही काम कर देती है। तो आकाश वाली जो आकाश तीर। तो खैर, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो ये लड़ाई हुई इज़राइल और ईरान की, तो इनके पास मिसाइलें थी, अच्छी खासी थी, ज़्यादा थी, कुछ 30-40,000 का बताया जा रहा था इनका अमाउंट। इनिशियली 30,000 बताया गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि और ज़्यादा है। ये साथ नहीं बाद में कहा। मगर इतनी मार पड़ी उन मिसाइलों से कि इज़राइल के पास में जो मिसाइलें थी रोकने के लिए इनको, एंटी बैलिस्टिक जो एंटी मिसाइल जो जो उनके पास थे, वो कम पड़ गए। और इतने कम पड़े कि वो अमेरिका से भी माँगने पड़े उनको, हमारे यहाँ से बारात माँगी उन्होंने। ये सब हुआ ना, क्यों? अगर अमेरिका आज लड़ाई में उतर जाए किसी के साथ में, जानते हो आप? तो ये जो क्रूज़ मिसाइलें और जो कुछ है, बमुश्किल 7 दिन का स्टॉक है उनके पास। ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ, समझिए। अगर इससे आगे उनको जाना हो 7 दिन से, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग पे अपने पुश करना पड़ेगा, स्पेशली मैन्युफैक्चर करवानी पड़ेगी, एक बात। गेस व्हाट? इसके मुकाबले में जानते हैं आज की तारीख में चाइना कितना प्रोड्यूस कर सकता है? हर हफ्ते में, 1 हफ्ते में 40,000 मिसाइल, सॉरी 10,000 मिसाइल, मैं नंबर का गलत बोल गया। 10,000 मिसाइल्स इन 1 वीक, वो चाइना प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग
डिफरेंस। अब आप इसके लिए कहते हैं, अरे चूँकि वहाँ पे कम्युनिज़्म है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेबर लॉज़ नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। ये सारी बातें सही हैं। मगर भाई ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि फॉर दिस रीज़न और दैट, फॉर दिस एक्सक्यूज़ और दैट, चाइना कैन प्रोड्यूस दैट। इस फैक्ट को समझो और देखो व्हाट इज़ द वे आउट, हमको इसे कैसे मैच अप करना है। अगर मैच अप नहीं करें तो कम से कम कंपीट तो कर पाएँ। और उसके लिए आपको अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन करना है, एक। दूसरा, आपको इंफ्रा पे काम करना है। इंफ्रा पे काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे कहाँ है? सो देयर इज़ अ रीज़न जब आपको यूएई से डील करनी पड़ती है, आपको मालूम होगा भारत और यूएई के बीच में अभी इस पे डील भी हुई है कि वो मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनको कोई पैसा लगेगा। ये तमाम चीज़ें हो रही है ना, माइनिंग में उनका पैसा आ रहा है यूएई का। दीज़ थिंग्स या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करेंगे, उसमें भी कई जगह पर यूएई जो के साथ में इस तरह का एग्रीमेंट है पैसे लगाने का। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो इसलिए बिकॉज़ दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी विल वर्क। दिस इज़ हाउ वी हैव टू यूज़ आवर मैन पावर। उसको एजुकेट भी करना है। एजु एजु मुझे कई बार याद भी आती है ये भी कि अभी आपको याद होगा, हमने अपनी एजुकेशन पे भी प्रॉपर बजट नहीं बनाया है। एजुकेशन पे जितना काम करना है वो भी नहीं किया है। हुँ? तो यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम किए जाने की ज़रूरत है। अगेन ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ डिफरेंट एरिया। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो ये जो आप एजेंडा की बात कर रहे थे ठाकरे साहब, बेसिकली अभी और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें तय करनी है। इससे पहले कि हम ये कहें कि इंडिया का ग्लोबल अमेरिका के ग्लोबल एजेंडे में इंडिया कहाँ है? मैं कहता हूँ इसको गोली मारो, हमें उस एजेंडे में फँसना ही नहीं है। हमें देखना चाहिए ये कि भई हमारा अपना एजेंडा क्या है? अपने लिए और ग्लोबल, यू नो? ओके। अभय भाई भी हमारे साथ हैं एंड देन शांस क्या करें? सर नेटो वाले धमकी क्यों दे रहे हैं? हमारे क्रूड ऑयल से ही तो ले रहे थे, विंटर आने वाली है। आने दो, मरने दो। आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा इसलिए है, आपको फिर मैं याद दिलाऊँ, कल का व्लॉग। मेरे भाई श्रेयांश, मैंने आपको कल क्या कहा था? ये कौन है जिसने दिया है इसको एग्ज़ाम्पल? नेटो का हेड रुटे। जो वो रुटे है, वो कौन हुआ? एक ब्यूरोक्रेट। कल मैंने आपको क्या कहा था? आज मैंने एक शॉर्ट भी डाला इसके ऊपर। यूरोप के माइंड स्पेस को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। जो ब्यूरोक्रेसी बिठाई गई है वहाँ पर, वो टोटली पेंटागन के लिए काम करती है, अमेरिका के लिए काम करती है, अपनी पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि जो पब्लिक जिनको वोट कर रही है, वो जिन लोगों को चुन के ला रहे हैं, वो अपने लोग लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अ, एक सज्जन है, क्या नाम है उनका? हाँ, कर्नल लॉरेंस विल्कन, वो बताया करते थे अमेरिका के बारे में कि भई एक ज़माना था जो 2000 का दशक था, उसमें व्हाइट व्हाइट हाउस में जो स्ट्रेटजी रूम होते थे, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगे होते थे। बोले उन व्हाइट बोर्ड्स पे रोज़ हमको नाम ऊपर-नीचे होते हुए लिखे नज़र आते थे कि भई अब यूरोप के इस लीडर को पुश करना है, इसको ऊपर लाना है, इसको नीचे करना है, इसको वो सारा रोज़ के हिसाब से होता था। तो व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड यूरोप इज़ ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ अमेरिका, जहाँ पर वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कैप्चर करते हैं, व्हिच इन टर्न गिव्स देम रिजल्ट ऑफ कि पीपल लोगों का माइंडसेट कैप्चर करने के लिए, माइंड स्पेस कैप्चर करने के लिए। कभी सोचिए ना, ये तमाम बातें जो हम यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का उड़ाया जाना, जब वो उड़ रही थी, कोई अमेरिका को दोष दे रहा था? क्यों नहीं? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी स्पेस ही नहीं दे रही थी। और फिर जब वो आदमी पकड़ा गया, जब ये पकड़ा जाने वाला था, हुँ? तो जर्मनी ने उसका नाम अनाउंस किया था ना कि हाँ भाई ये आदमी है जो रिस्पॉन्सिबल है अंडर वाटर जाके जिसने स्ट्रीमलाइन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया है। मगर क्या किया उसने? उसकी डिटेल वो जो उसका वारंट था, वो नहीं इन्फॉर्म किया वहाँ पे, और वो बंदा वहाँ पोलैंड में था, उसने पकड़ी ट्रेन, तुरंत निकल गया वहाँ से कि भाई नाम बाहर आ रहा है, उड़ जाओ, निकल गया वहाँ से। क्यों? ये गलतियाँ नहीं होती हैं, ये जानबूझ के गलतियाँ की जाती हैं, सॉरी करवाई जाती हैं। कहा जाता है ऐसे करो ताकि वो निकल पाए। बिकॉज़ नोबडी वांट्स कि भाई डायरेक्टली नाम आ जाए उसका। हालाँकि सब जानते हैं किसने कराया, क्यों कराया और उससे किसने फ़ायदा उठाया। तो मैं बताऊँ आपको, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज़ अ हायर्ड गन फॉर यूएस। यूरोप हैज़ सोल्ड इट्स सोल। वो अपने लिए एक ओके, लेट्स पुट इट ब्लैंक। यूक्रेन के जो नेता हैं, यूरोप के जो नेता हैं, वो अमेरिका की जो
जो उसकी ऑल्टर है, जो उसकी पूजा की वेदी जो भी है, वहाँ पर वो दरअसल अपने देशों को कुर्बान कर रहे हैं। अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, मगर जो कंट्री के इंटरेस्ट हैं, वो सैक्रिफाइस हो रहा है। दे आर बेसिकली कमिटिंग अ कलेक्टिव सुसाइड। दैट्स व्हाट इट इज़। क्या आपको लगता है 5% बढ़ाने के बाद में अमेरिका से हथियार खरीदो, उन्हीं पैसों से 5% जो बढ़े हैं, फिर उनको आप यूक्रेन भेजो। आई मीन हुज़ इंटरेस्ट आर द सर्विंग? मुझे बताइए रशिया और यूरोप का क्या झगड़ा है? बताइए मुझे। रशिया का और यूरोप का क्या झगड़ा है? भई अगर 2014 से पहले आप चले जाएँ, तो आप क्या पाएँगे? भई उनके बीच में फर्टिलाइज़र्स का ट्रेड ट्रेड बड़ा बढ़िया चल रहा था, गैस पाइपलाइन लग गई थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 बन गई थी, सेकंड बन रही थी और उसके बाद में आप ये देखिए कि एवरीथिंग वाज़ हंकी डोरी, इट वाज़ डूइंग ग्रेट। और उसके बाद में अचानक ये यूक्रेन वाला किस्सा खड़ा होता है और कहानी कहीं 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 निकल जाती है। नाटो की पॉलिटिक्स आ जाती है, बीच में वो अमेरिकन्स की डीप स्टेट आ जाती है और अब देखिए कि वही यूरोप अचानक एंटी रशिया हो जाता है। इससे बना बना क्या? इनका अपना नुकसान हो रहा है ना। आज उनकी नानी भई पेरिस को, फ्रांस को आज ये कहना पड़ रहा है ना कि नहीं यार हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे देते हैं यूरोप को, ये नौबत क्यों आई? अमेरिका भाग गया ना बीच में से। अमेरिका ने कह दिया ना कि भैया पैसे तुमने बढ़ाए हैं, लो जी अगले पैसे तुम यहाँ लगाओ। हमारे पैट्रियट मिसाइल खरीदो और उनको वहाँ भेज दो। क्या कहते हैं? यूक्रेन भेज दो। लो जी, किसी और की कीमत पर आप एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। यूरोप अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है यूक्रेन में। दैट्स व्हाट इट इज़। ये सच है। अ सर यूएसए सेनेट में 2 बिल आए हैं स्टेबल कॉइन्स काइंड ऑफ बिटकॉइन बट बेक्ड बाय यूएसए डॉलर्स ओके के बारे में इस पे आप नहीं मैंने भी इसके बारे में कुछ देखा नहीं है दोस्त मुझे देखना पड़ेगा मैं आपसे अभी कुछ भी क्या बोल दूं बट विल हैव टू सी ओके ठाकरे साहब कह रहे हैं, सर आपने जो उस महीने मरीन का वीडियो डाला है उसके चैनल का नाम क्या है मैंने भी नहीं देखा मैं चैनल पे उसके गया ही नहीं हूँ Hmm, दीज़ अल-कायदा मैं बट आई विल फाइंड आउट मेरे पास मिल जाएगा। अल ठाकरे साहब मैं इसको बता दूँगा आपको। दीज़ अल-कायदा मिलिटेंट्स या मुझे एक मेल डाल देना मैं निकाल के आपको मेल कर दूँगा। अदरवाइज़ कल आप आओगे तो मुझे पूछ लेना। हैव द ब्लड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ सीरियन क्रिश्चियंस अल-कायदा मिलिटेंट्स एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। एंड देन ओके एंड हम चलते हैं आगे। वंडरफुल। नज़र आ रहा है वो आपने बताया कि सुनाई नहीं दिया शायद आप लोगों को। क्या बताऊँ यार उस वीडियो को? हाँ, दिख रहा है। हाँ, साउंड नहीं आई यहाँ देश में भी कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, वेरी स्ट्रेंज। आई विल हैव टू चेक कि वो क्यों नहीं आई और कैसे आ सकती है। आई थिंक कुछ ना कुछ सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ होती होगी जो कुछ करनी होती होगी। आई विल हैव टू चेक कि क्या करना होता है। हाँ, अ, आई एम सॉरी बॉस वो कोई बात नहीं। मैं क्या करूँगा अगली बार उसको चला के मैं उसको बट साउंड उसका देखूँगा कि अगर मुझे स्क्रिप्ट मिल जाए उसकी तो मैं ट्रांसक्रिप्ट उसको प्ले कर दूँ आपके लिए। ओके ये लीजिए राजकुमार जी क्या कह रहे हैं हमारे डीप स्टेट को अपना सारा गेम ही इस्लामिस्ट के को डर दिखा के खेल रहा है बिल्कुल ठीक बात है सही कह रहे हो आप ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली ट्रम्प से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ सिन्हा साहब डीप स्टेट फ्रस्ट्रेशन में है ये जो बार-बार फ़ोन कॉल्स ऑर्गेनाइज़ करवाई जा रही हैं, हर फ़ोन कॉल के बाद में वी हैड अ वेरी नाइस टॉक वो पता लगा उसी दिन शाम शाम को जो है वो बमबारी कर रहा होता है वहाँ पे पुतिन। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जो फंडामेंटल्स हैं किसी सीज़फायर के, वो तय कर दिए हैं रशिया ने कि भई नेटो हमारे नज़दीक नहीं आएगा, बीच में हमको बफर ज़ोन चाहिए, आप लोग यहाँ से हट जाएँ, हमें इनसे जो पीस करनी है हम कर लेते हैं। ये तमाम बातें वो और या कि अगर कोई पीस सीज़फायर तोड़ता है तो उसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाएँ। इनमें से कोई भी बात पर अमेरिका बात नहीं कर रहा है और कहता है बस सीज़फायर कर लो। अब वो खाली सीज़फायर नाम के लिए होने से तो वो वैसा ही होगा और बेसिकली उसके पीछे की पॉलिटिक्स सबको पता है, वो क्यों हो रहा है। ये जो ज़बरदस्ती बंद करवाने की बात कर रहे हैं, खाली सीज़फायर कर लो, खाली सीज़फायर कर लो, क्या है? ये वही है जो इन्होंने मिन्स एग्रीमेंट के साथ में किया था। थैंक यू ओके। यार किसी ने ₹100 डाले हैं, हमको पता नहीं किसने डाले। मैं चेक करता हूँ, ओके। आई थिंक ओहो! रोहित भाई ने डाले। ओके, ओके। हुँ, ओके। थैंक यू रोहित भाई।
मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि ये देखकर चलिए जो इन्होंने हमको मैं क्या कर रहा था यार, बात ही भूल गया मैं। ये कौन-सा कमेंट ले रहे थे हम यहाँ? अच्छा, रोहित जी का था। हाँ। हाँ, कुछ नहीं सुनाई दिया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सुनाई नहीं दिया गुरु, हम इसको ले लेंगे। अच्छा ऐसा है। आप कहें तो मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ उसको चला के। नहीं, बट साउंड ऑफ कैसे होता है? मैंने प्ले किया है, मेरे एंड पे मुझे आवाज़ आ रही थी, आपको कैसे नहीं आएगी? ना, 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 कुछ कुछ और चक्कर है। साउंड ऑफ नहीं था। ओके। ये सब तो हो गया, हमने ये सारा कर लिया था और हाँ, ये था। अगर हर अमेरिकन अगर इस बार अमेरिकन्स हार गए, तो अमेरिकन्स अमेरिकन्स खाना निकल आएँगे। शायद इसलिए अमेरिकन्स को हारी एम्फोसिस नहीं यार, ये हारी एम्फोसिएशन जो उनका आ रहा है ना, वो बेसिकली टाइम की वजह से आ रहा है, आदित्य भाई। वो टाइम की वजह से इसलिए क्योंकि द लॉन्गर इट टेक्स एंड अगर ये अपना एजेंडा नहीं पूरा कर पाते हैं, तो आप पाएँगे कि चाइना और रशिया को टाइम मिलेगा इतना कि जो रशियंस हैं वो यूक्रेन को वैसे ही निपटा लेंगे। अ, हालाँकि मैं आपको बताऊँ यही रीज़न है कि ये जो रुटे से जो मुलाकात हुई है, उसमें रुटे ने एक और बात भी कही है। रुटे ने ये भी कहा है कि जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो अपनी-अपनी फ़ौजें भेजने के लिए तैयार रहें। अब देखिए, यूरोपियंस को मरवाने पर तुले हुए हैं ये, किस लड़ाई में जिसका यूरोप से कोई लेना-देना ही नहीं है। कोई लेना-देना नहीं है। तो आइडिया क्या है कि अगर कहीं रशिया आने वाले इन 50 दिनों में जिनका दावा किया गया है कि 50 दिनों में अगर सीज़ फायर नहीं करते हैं रशियंस तो सैंक्शंस आएँगे और ये और वो। ये सब में आप ये देखिए आइडिया ये है कि अगर कहीं इन 50 दिनों में रशियंस ने बिल्कुल ही कैप्चर करने पे आ गए, तो फिर ये नेटो की जो फ़ौजें हैं ये उतारी जाएँगी वहाँ पे। ये समझ रहे हैं आप? ताकि लड़ाई जारी रहे और रशिया वहाँ फँसा रहे। आइडिया रशिया को फँसा के रखने का है सो दैट जो रिमेनिंग एजेंडा है, चाहे वो ईरान में है, चाहे वो चाइना में है, वो आगे बढ़ता रहे। आप देखिए एंगेजमेंट के तरीके मैंने कल बताया आपको थाईलैंड में अमेरिका को चाइना को एंगेज किया जा रहा है। बलूचिस्तान में चाइना को एंगेज किया जा रहा है। ये पाकिस्तानियों को, उल्लू भट्टों को समझ में नहीं आती है बात कि वो बेसिकली चीनियों को मरवाने के लिए भारत कुछ नहीं कर रहा है। वो अमेरिकन्स कर रहे हैं। अमेरिकन्स इसलिए कर रहे हैं ताकि चाइनीज़ वहाँ एंगेज रहें, वो वहाँ फँसे रहें। उससे क्या है कि चाइनीज़ तरक्की में भी रुकेंगे, अपने पैर नहीं फैला पाएँगे और वो उधर रशिया के साथ ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे। ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं घुसेंगे। क्यों? घर पे लाशें आ रही हैं। दिस गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय देम कि मल्टीपल तरह से उनको फँसा के रखो। तालिबान आप देखिए जिस तरह चाइनीज़ जो है तालिबान के पास जाते हैं, तो अमेरिकन्स ने भी उनको सपोर्ट कर रखा है और तालिबान इस सारे खेल में मज़े से उनको कुछ इधर से सबसे आ रहा है। दे आर हैप्पी। उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ये हो गया, आगे हम चलते हैं। चंदन जी कह रहे हैं सर तालिबान बस अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया के साथ हैं, वरना तो वो भी एंटी इंडिया होंगे। यार ये मैं कह नहीं सकता हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि मुझे एक बात बताओ आदित्य, चंदन, चंदन एक बात बताओ। मेरा ये कहना है कि हम ही क्यों उनके साथ होंगे? हम भी तो अपने इंटरेस्ट के लिए हैं। हमारा भी तो इरादा है ना कुछ उनके साथ करने का। आपको क्या लगता है? हमको फिजूल में मतलब ह्यूमन ह्यूमैनिटी के लिए हम गए हुए हैं। ये जो हमने 4-5 बिलियन वहाँ ठोक रखे हैं। एवरीबॉडी हैज़ इंटरेस्ट मेरे भाई, एवरीबॉडी। प्योर प्योर ह्यूमन इमोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और मैंने आपको ये भी कहा है चंदन भाई, हर एक शख्स या हर एक कंट्री जो दूसरे से एंगेज कर रहा है, वो अपने-अपने इंटरेस्ट के लिए ही कर रहा है। कल्चरल टाइज़, सिविलाइजेशनल टाइज़ और ये और वो, ये सब जुम्मल ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है ताकि रिलेशंस बेहतर रहे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भई। ये क्या है? किस लिए होता है? इसीलिए ताकि वो रिलेशंस उन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से पैसे आते हैं ना। टूरिज़्म हुआ, कल्चरल इवेंट्स हुए, गेम्स हुए, स्पोर्ट्स हुआ, उन सब में इकोनॉमी ग्रो कर रही थी ना। अकेले कांवड़ यात्रा में से कितने करोड़ जनरेट होते हैं, कभी आपने सोचा? है कि नहीं? एक सिर्फ़ एक इवेंट है। कभी कुंभ म के बारे में सोचिए, जो कुंभ मेला होता है, उसमें क्या जनरेशन होती है पैसे की, कभी सोचा? इट इज़ ऑल इकोनॉमी भाई। जो आप तरह-तरह के इवेंट देखते हैं, चाहे वो रिलीजियस हों, कल्चरल हों, दे आर अबाउट इकोनॉमी। वो उनकी डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है, दैट दे वर्क आउट इकोनॉमिकली। अदरवाइज़ तो कुंडू ही है यार।
सर जब यूएसए ने ब्राज़ील पे सैंक्शन लगाए और उसके बाद ब्राज़ील ने डी-डॉलराइज़ेशन के लिए एक कमिटी बना के प्रस्ताव रखा है ब्रिक्स समिट में, बिल्कुल रखा है। और ये एक्चुअली आई एम सो सॉरी कि आपको लोअर वाली बात समझ में सुनाई नहीं दी, बट एक्चुअली यू शुड सी दैट। मैं क्या करूँगा, मैं इसको निकाल के उसको शॉर्ट बना के या किसी और फॉर्म में मैं आपको कल सुबह तक जोड़ दूँगा। तो ये आप ज़रा देखिए, लोअर हाउस साहब यही बात कह रहे हैं। ब्राज़ील ने जो ताल ठोक के चौड़ा होके सामने आ गया है, वो क्यों आ गया है? उसको पता है कि उसके सामने एक पूरी दुनिया खुली पड़ी है भाई, पूरी दुनिया खुली पड़ी है। अ, 40% ऑफ द जीडीपी दुनिया की जो है, वो साथ बैठी हुई है। और बाय द वे, ब्राज़ील कोई अकेला नहीं है। अमेरिका का से जिन चीज़ों का इम्पोर्ट स्पेशली जो मीट वगैरह का जो इम्पोर्ट था, वो चाइना ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। वो सारा वो ब्राज़ील से ले रहा है। तो उनका रास्ता खुला हुआ है भाई। अपने सैंक्शन लेके तुम बैठे रहो, क्या करोगे उनका? वो माल जा रहा है चाइना से। अब वो चाइना चाइना उनसे ले रहा है। उनकी बायलैटरल ट्रेड चल रही है। इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है ना, इनको बताया नहीं जाता है। बट ये चेंज जो है, वो चाइना ने ट्रम्प वाले सालों के समय से कर लिया था। तो दैट इज़ व्हाई दे आर प्लेइंग सेफ। दे आर नॉट। अब देखिए, वो पैनिक कहीं भी नहीं है ना चाइना में। कोई पैनिक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, शांति से अपना काम कर रहे हैं वो। राम, राम लवलीन भाई। एंड अभय जी कह रहे हैं सर पाकिस्तान जो चाइना को धोखा दे रहा है, मे बी वाया बीएलए। क्या चाइना के बारे में पता है? मतलब नहीं समझा मैं आपकी बात। बीएलए के को लेकर वो कोई धोखा हुआ नहीं है। बीएलए का तो अपना एक मूवमेंट है। ये चीनी क्या ये पाकिस्तानी उनको क्या धोखा देंगे? दे आर टू स्मार्ट टू नो पाकिस्तानीज। बीएलए वाले बलोच जो हैं, बलोच पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईरानी। ईरानी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सॉरी, ईरानी हाँ, और ये अफगान। अफगानों ने तो भुगता है ना इनको। सो दे नो देम प्रीटी वेल। सॉरी, सॉरी दोस्तों, में नाक की दिक्कत हो रही है, बहुत जुकाम हो रहा है। सर हमारे प्रेसिडेंट हाउस में भी साउंड लगाए होते हैं कुछ टाइम पहले जी। बिल्कुल, बिल्कुल। We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interest actually, बिल्कुल, exactly, this that's ये ये बात आप समझिए इस बात को ना। लॉसवर्ड और तमाम आदित्य भाई वगैरह, आप समझिए इस बात को आप भूलिए मत कभी भी कि ये दोस्ती दुश्मनी, दीज आर जस्ट नॉमेनक्लेचर्स। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, दैट्स इट। तमाम बातों के बावजूद इंटरेस्ट बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? इंडिया, आपको लगता है इंडिया जो कर रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? हम जो $100 दे रहे हैं, $100 बिलियन दे रहे हैं इनको, 100+ डॉलर दे रहे हैं चाइनीज को, बिना बात दे रहे हैं भाई। आज आप जहाँ खड़े हुए हैं, अगले डेढ़ से अगर हमारे को ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं मिलते हैं, तो मेरे भाई आपका तमाम स्पेस प्रोग्राम, आपका तमाम ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, 1.5 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। मालूम है आपको? तो वो जो हमको कुछ लोग हैं ना गाना गाते हैं, हमने चीन को धमकी दे दी कि भाई अगर तुमने रेयर अर्थ मटेरियल हमको नहीं दिया, तो हमने अर्जेंटीना से डील कर ली है, ब्राजील से डील कर ली है, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी, 2-3 महीने के अंदर अंदर वैसा हो जाएगा। आई मीन, इससे बड़ी बेवकूफाना बात हो नहीं सकती है भाई। तमाम जो प्रोसेसिंग है, रिफाइनिंग है, उसको 3 महीने में कोई कहाँ से तैयार कर देगा तुम्हारे लिए भाई? और वो कौन से बड़े इकोनॉमिकली ग्रोइंग स्टेट में बैठे हुए जो तुम्हारे लिए ओवरनाइट खड़ी कर देंगे? सो यू नीड दिस ब्लडी कंट्री। तो कभी कभी क्या होता है, फॉर द लार्जर कॉमन गुड, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर द लार्जर कॉमन गुड, एट टाइम्स यू यू कीप योर पॉलिसी फ्लेक्सिबल इन ए वे कि जिससे आप दूसरे देश को उसके इंटरेस्ट में कुछ दे के अपने लार्जर इंटरेस्ट को, हमारे पास जो पब्लिक है उसको भी तो हमें भूखा नहीं रखना भाई। तो हम अपनी चीजों को चलाते रहें भाई। प्लीज फॉर गॉड से याद रखो, हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं, जिनमें से अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा हम 80 करोड़ लोगों को घर पे खाना खिला रहे हैं बिठा के, एमी। तो जरा सोचिए कि वो 80 करोड़ को हमें कहीं इस लायक बनाना है कि वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाए। वो कैसे होगा? दैट विल कॉस्ट मनी। वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम? सर सीरिया में जो गंद फैलाई हुई है, वो भी तो यूएसए नहीं फैलाई। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दो राय है?
जी, राजकुमार भाई, मुझे पता पड़ गया, अब क्या करूँ यार? मुझे चेक करना पड़ेगा, वीकेंड पे पूछता हूँ जुनैद से। जी, सुमन जी, प्रणाम। अ, 5 गुंडे हैं सर, रशिया, इज़राइल, ईरान, इंडिया, चाइना, 1 पुलिस, यूएसए, रोलिंग। अ, सॉरी। ओके। अ, गेस्ट क्या है ये? हाँ, घोस्ट फ्रीक हमारे वो एक्सप्लोरर आ गए शायद। हुँ। क्या करें? खबर खड़ी ओके। बट सर ये ज्यूस से इतना हेट क्यों करते हैं? बिकॉज़ आई थिंक इस्लाम एंड जुडाइज़्म को कभी आस-पास ही बॉर्न हुए थे। अम, ये थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है। एक्चुअली आस-पास नहीं बॉर्न हो सकते, उसका कारण है, हमारे एक दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये जो हमारा मज़हब है, ये क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म का मिक्स करके चूरन बना दिया गया और वो हमको दे दिया गया। वो थोड़ा-सा फ़नी है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका आपको, बेचारे पे कहीं फतवा लग जाए। बट ये मुझे वो अक्सर बताते रहते हैं। वो कहते हैं यार ये क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म का चूरन है, मिला के बनाया गया है और जिसको इस्लाम कहते हैं और वो हम लोगों को खिलाते रहते हैं। ओके। जय जय राम जी, जय जय राम जी राजू भाई। Um, Mahesh ji, Trump did not brought peace in the Middle East and want to become peacemaker for Russia and India, for two military and economic powers. राम भाई, मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ट्रंप की कोई औकात नहीं है, वो खाली अपने नोबेल पुरस्कार के लिए काम कर रहा है, जहाँ उसका क्रेडिट होता है वहाँ भी वो अपना क्रेडिट ले लेता है, या नहीं होता है तो भी उन्हें अपना क्रेडिट लेना होता है। दिस इज ऑल इज इंटरेस्टेड इन। उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, कंट्री के इंटरेस्ट गए तेल लेने। ओके। एंड महेश जी, व्हाट्स हैपनिंग इन बिहार डोर एम्बेसी? यार राम भाई, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं इसके लिए जुनेद भाई से पूछ लेना भाई, यार वो शनिवार को आएंगे तो आप उनसे पूछना है। ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, बिहार में क्या हो रहा है। ओके। महेश जी, would we send 1 million Indian workers to Russia if need be, if our people are treated well? Why not, why not? यहाँ मुझे एक बात बताओ राम भाई, घर में बिठा के उनको, ये जो 80 करोड़ को आप खाना खिला रहे हो, इनका क्या करोगे? बस जाएँ भैया, वहाँ जाएँगे, घर के लिए पैसे भेजेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा, कुछ माल आएगा, मुल्क में लगेगा। यार व्हाई डू यू वांट टू कीप दीज़ पीपल एट होम फॉर व्हाट? लेट देम गो, लेट देम कंट्रीब्यूट, दुनिया में कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ में आपको भी देंगे, मुल्क में भेजेंगे। जर्मन टेक्नोलॉजी को क्या इंडियन टेक्नोलॉजी मैच कर सकती है? मैं जर्मन टेक्नोलॉजी का लोहा मानता हूँ, साय अमेरिका से ज़्यादा। ओके। नहीं, जर्मन टेक्नोलॉजी में क्या, बिल्कुल इसमें इसमें तो कोई सवाल है ही नहीं कि जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है भाई, ऑन एनी गिवन डे। बस एक ही मुश्किल है उसकी, महँगी बहुत होती है। अपर्णा जी, सर मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, नहीं मुश्किल वाला पूछो, मैं सिंपल नहीं बताता। इंडिया में इस्लाम के बढ़ने से खतरा होगा, जैसे हिंदुओं का हर सेंसस में रेशो गिरता गया है। ओके। 83%, 80 और अब 74, और इस्लाम का रेशो ऊपर होता है। व्हाट इफ इस्लाम क्रॉस द मेजॉरिटी मार्क? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा फिर। अपर्णा जी, फिर तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये नो, मेजॉरिटी मार्क आने से पहले आपको बहुत कुछ करना होगा भाई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कहूँ इसको, इस सवाल को लेकर, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सवाल है। बट आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, और आपसे भी 20% ही संभालना है ना? तो फिर जब ये 40 पे होंगे, 50 पे होंगे, तो फिर आपकी फिर आपके यहाँ शरिया लगेगा, और क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। सर चाइना भी इसलिए रशिया को हेल्प कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है बिल्कुल, कि जब तक रशिया में वॉर हो रहा है तब तक वो सेफ है। बिल्कुल ठीक बात है, सही, एग्जैक्टली यही है। और बाय द वे, शी जिनपिंग की पिछले दिनों में ये ऑडियो आई है जिसमें बात उन्होंने कही है, रशिया वॉर एंड होने के बाद उसकी ही बारी, बिल्कुल यही बात तो मैं आपको कल से कह रहा हूँ। और बाय द वे, जब तक ये सब होता है और आप डेवलप कर रहे हैं, तो अगला निशाना आप भी होंगे, आप भी बचे नहीं है इससे।
अगर आप अमेरिका को राजा मानकर उसके नीचे नहीं काम करते हैं, you will also face the same problem. So it's not only the neighbor, it's also we. And that is why जो ये 2 महीने से आरआईसी का गाना गा रहे हैं एलोवेरा साहब, that becomes important. एंड बेसिकली इसका तोड़ यही है कि जो तमाम मुल्क हैं वो इस पॉलिटिक्स को जो समझ रहे हैं, दे गेट टुगेदर एंड फाइट इट बैक. सर हमारे एक्स डीजीएमओ ने चीमा को, हाँ मैंने देखा भाटिया साहब बात कर रहे हैं आप रोहित भाई, उसके नए चैनल पर जो इंडिया में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर कभी इस्लामिस्ट को देख के दया भी आती है? अच्छा बेचारे बेवजह ही मौत मारे जाते हैं. नहीं नहीं गलत बात, बेवजह तो नहीं, ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि वो फेथ रखते हैं उस पर. मरना जो है ना, सॉरी, जो मरना है वो तो उनके लिए एक टेम्पररी फेज है ना, वो तो जन्नत जा रहे हैं वहां से. सो आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है 2-1 कमेंट रह गए आपको खत्म करके फिर मुझे भागना पड़ेगा, जुकाम बहुत तेज हो रहा है. सर वाज सेइंग दैट अबाउट पाकिस्तान चाइना रिलेशन पे कि पाकिस्तान जो चाइना को धोखा दे रहा है उसके बारे में चाइना को पता है. क्यों नहीं पता है? सब पता है, सब पता है. आपको क्यों लगता है ये जो चाइना आपको घास डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? उसको भी निकलना है उस गन से. वहां उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? चाइना को पाकिस्तान की जरूरत क्यों होती है आपके अगेंस्ट? अगर आपसे दोस्ती होगी तो फिर पाकिस्तान की क्या जरूरत रह जाएगी इसको? 1 सेकेंड दोस्तों. ओके सॉरी दोस्तों, सॉरी. ओके तो there is a quote in geopolitics, there is no permanent friend and there is no enemy in geopolitics. बिल्कुल बिल्कुल. सॉरी सर, ये यूएस से एशिया में आकर अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए कवाड़ा करते हैं और आखिर में भुगतना हमें पड़ता है. बिल्कुल ऐसी है. उनको भाई सेफ है ना, वो तो ओशन से गिरे हुए, उनको तो कोई खतरा ही नहीं है. नेवी है उनके पास एक फॉर्मिडेबल, कहीं भी जाके हम उठा के हमला कर देते हैं. बट और अपने एक्सप्लॉइट्स लेते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं in terms of energy. We are 4th biggest economy, okay, and 3rd biggest market, okay. If America treats us like enemy, what would be their behavior towards other countries? Exactly Rambhai, that's how it is. But that's the dominant feeling, you know. आप सोचिए कि वो अपने गुरूर में वो कितने बैठे हुए हैं कि वो इस रियलिटी को समझ ही नहीं रहे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि उनके इंटेलेक्चुअल्स को उसका अंदाजा नहीं है, वो इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं. इंडिया इनोवेशन में बहुत पीछे है, पर इंडियन इनोवेशन में आगे अपने देश में नहीं, पर फॉरेन कंट्री में बहुत खराब. सच है ये हमारे देश का. ऑलराइट, सो मित्रों मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि तबीयत मेरी हो रही है ख़राब. तो हम लोग मिलते हैं एक बार फिर से कल सवेरे. मैं आदित्य भाई ध्यान रखूँगा कि मुझे वो वीडियो मिल जाए, उसका लवर ऑफ उसकी ऑडियो वगैरह, तो मैं आपको कल सवेरे उसको कोशिश करूँगा कि आपको दिखा पाऊँ किसी न किसी फॉर्म में. आज अब सबका जोड़ने के लिए अचानक मैंने प्रोग्राम प्लान कर दिया, तो उसके लिए सॉरी, बट एट द सेम टाइम आप जुड़े, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया. मित्रों कभी मैं कोई बात कड़वी कहूँ तो समझिएगा उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है. मुझे लगता है कि मैं कल थोड़ा सा कड़वा बोल गया था, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए. एक्चुअली मुझे अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा सा उम्र हो गई है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. बट आई अंडरस्टैंड कि मुझे शायद उतना हार्श नहीं होना चाहिए था जितना मैं हुआ, तो उसके लिए माफ़ी. और हम लोग मिलते हैं कल सवेरे एक बार फिर से. आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि ये और लोग जुड़ पाए हमारे साथ में. रोहित भाई आपका शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए, और हम लोग मिलते हैं एक बार फिर से कल सवेरे. तब तक के लिए गुड नाइट.
you.